स्वर भी कहते हैं, हर स्वर को लघु स्वर या स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ 4 है। हमेशा माइंड में अपने ऐसे 4 होंगी। हर स्वर की कितनी संख्या? 4 है। आ ई उ री, आ ई उ री, आ ई उ री। हर स्वरों की कितनी संख्या है? 4 है। आ ई उ री। अब हमारा आ जाता है हिंदी। हिंदी ही हमारी मेरिट बनाता है। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हम लिखते भी जाएंगे साथ-साथ में, पढ़ते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसी ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। पे इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अभी हमने पढ़ा था भाषा की लघुत्तम, छोटा, विस्तृत नहीं, सिमटा हुआ भाग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण होती है। ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने के लिए किया जाता है। ध्वनि का प्रयोग वक्ता वाचन के लिए और श्रोता सुनने के लिए किया जाता है। वर्ण का प्रयोग लिखने, पढ़ने और देखने के लिए किया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है। ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने के लिए किया जाता है और वर्ण का प्रयोग लिखने, पढ़ने, देखने के लिए किया जाता है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब हम अगर आप सभी को यह पसंद आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से भी आ सकते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी है? हिंदी में अक्षरों की संख्या कितनी है? तो इन सबका आंसर क्या होगा? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वर्णमाला को 2 भाग, जैसे ऊपर ये हमारा वर्णमाला हुआ तो उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रैक्टिकल स्वरूप में देखिए ऐसे स्वर और व्यंजन कौन कौन सा 2 भाग है। अब यहाँ पे हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। वर्णमाला एक स्वर, एक व्यंजन। तो स्वर, सबसे पहले हम स्वर को ध्यान में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण, पहले तो हम इसको जानेंगे स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। अब स्वर की हम विशेषता देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो उसे स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। इसकी कई परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा यह है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो। दूसरी परिभाषा इसकी है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। स्वतंत्र, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से हो, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है।
कुल स्वरों की संख्या 11। अगर आता है, प्रश्न आ जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। 3 प्रश्न है, 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न को 3 टाइप से बना के पूछे जा सकते हैं। स्वरों की संख्या आ, दीर्घा, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या इतनी ही है। आ, दीर्घा, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अन और आ, दो जो विसर्ग होते हैं उनको होगा, तो उनको अगर मिला दिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। लेकिन वो अयोग वाह होते हैं, उनको अलग रखा जाता है। 2 अयोग वाह हिंदी में माने गए हैं। अयोग वाह अन और आ, अनुस्वार और जो विसर्ग है या दोनों अयोग वाह होते हैं। अगर अयोग वाह को मिला लिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। मात्रा की संख्या कितनी है, स्वरों की मात्रा की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मात्रा की संख्या केवल 10 है, न कि 11 है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जो लघु आ होता है उसकी कोई मात्रा, वो अपने आप में खुद एक मात्रा है। वही वही मात्रा जाकर के दीर्घा में जुड़ जाता है तो उसी से दीर्घा बन जाता है। बचपन में हम लोग उसको बोलते थे बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई। वही उसके छोटी ई की तो मात्रा होती है, उसको भी जाकर के दीर्घी में जुड़ती है तभी बड़ी ई बनती है। लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती है। हमारा अब आगे आ गया है स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष है, दूसरा दीर्घ है, तीसरा संयुक्त स्वर है। संयुक्त दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को ही प्लुत वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को ही प्लुत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत वर्ण। पहले हम हर्ष स्वर देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल स्वरूप में देखिए, आ देखो तुरंत निकल, ई, उ, बहुत कम समय, नाम मात्र का समय लग रहा है, इसे हम हर्ष स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर, इसे अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर को लघु स्वर या स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ 4 है। हमेशा माइंड में अपनी ऐसे 4 होंगी। हर्ष स्वर की कितनी संख्या? 4 है। आ ई उ री, आ ई उ री, आ ई उ री। हर्ष स्वरों की कितनी संख्या है? 4 है। आ ई उ री। अब हमारा आ जाता है दूसरा पॉइंट, दीर्घ स्वर। हम दीर्घ स्वर थोड़ा लिख तो हम रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखते भी जाएंगे तो आप सबको दिखेगा नहीं, इसलिए लिखना नहीं, हम अपने नोट से ही पढ़ाना प्रेफर कर रहे हैं। अभी ये मेरी की नोट्स है, इसको हम पढ़ाना प्रेफर कर रहे हैं आप सभी को। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर क्या था? जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते थे। लेकिन दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इसे गुरु वर्ण भी कहा जाता है, इसे गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कौन कौन से? आ ई उ री, मतलब सारे आ, दीर्घा नहीं, लघु आ ई उ री 4 थी। और वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 में हम 3 प्लस कर देंगे 7 हो जाएगी। पहले हम 4 याद करेंगे, फिर उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएंगे। 7 दीर्घ स्वरों की संख्या है। आ कैसे बना? अब इसको हमें लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे दीर्घा आ प्लस आ बराबर दीर्घा बन गया। आ प्लस आ से वैसे
अब दीर्घी कैसे बनी, ई प्लस ई बराबर दीर्घी बन गई, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ए कैसे बनता है, आ प्लस ई बराबर ए बन जाता है। ए कैसे बनेगा, आ प्लस ए ए जब जुड़ेगा तब ए बन जाएगा, ऊपर दो चुटिया आ जाती है, ए में ऊपर दो चुटिया आ जाती है, सॉरी एक चोटिया आ जाती है, ए में ऊपर एक चोटिया आ जाती है, ए में कोई चोटिया नहीं रहती, उसमें चोटिया नहीं रहती, उसमें चोटिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बनाना जरूरी है, तो ओ में आ प्लस ऊ जोड़ने से बन जाता है ओ, आ प्लस ऊ जोड़ने से ओ बन जाता है। औ कैसे बनता है, औ बनेगा आ प्लस ओ, आ प्लस ओ जोड़ने से औ बन जाता है, औ बन जाता है। आयो क्या समझ में आया होगा। अब हम मूल दीर्घ स्वरों की संख्या देखते हैं। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, अगर हम कुल दीर्घ स्वरों की संख्या देखें तो 7 है, वहीं अगर हम मूल दीर्घ स्वरों की संख्या देखेंगे तो मात्र 3 है। कौन कौन सा, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घो। आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लुत स्वर। अब तो ये सब तो नॉर्मल था पेपर में पूछने के लिए, लेकिन अब प्लुत स्वर भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता है ज्यादा। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग बुलाने पुकारने में किया जाता है, इसका प्रयोग बुलाने और पुकारने में किया जाता है। जैसे ओम, ओम में प्लुत स्वर लगा हुआ है, बहुत तेजी से राम, तो उसमें भी प्लुत स्वर आके निकल रहा है। अगर हम किसी जैसे अंतिम में उच्चारण के अंत में हम उसको बहुत खींचते हैं, उसको एक राग में ले जाते हैं, तब उसे हम प्लुत स्वर मानते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ओम, ओम से आप लोग जानते हैं, ओम में ऐसे ऐसे करके लगा होता है, हिंदी का 3 जैसे बना रहता है, उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। आता है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दो भिन्न स्वरों के योग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। दो भिन्न स्वरों के योग से बने स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हर्ष स्वरों की संख्या 4 मानी गई है, दीर्घ स्वरों की संख्या, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है, मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या 3 मानी गई है। वहीं संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। 4 कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। कैसे इनका निर्माण, कैसे बनते हैं, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ होता है। आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अयोगवा। आधन योग, जो योग ना हो, जिसका योग ना किया जा सके, उसे अयोगवा। जिसका योग ना किया जा सके, जिसको हम जोड़ ना सके ऐसे। अब जैसे हमारी ये पेन है, अगर हम अलग अलग इसको रखते हैं तब तो ये अयोग है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं तब ये अयोगवा नहीं रहेगी। अलग अलग है तो भी अयोगवा है। गिलास के साथ तो हम तो नहीं जोड़ सकते हैं इसको। अर्थात ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, किंतु स्वरों के सहारे लिखे या बोले जाते हैं। ना या स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, लेकिन ये स्वर के सहारे लिखे और बोले जाते हैं। अर्थात जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। अर्थात जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2, मूल रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या मूल रूप से सिर्फ 2 मानी गई है। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। हम अनुस्वार कैसे लिखते हैं, आ ऊपर बिंदी लगा दिए, और विसर्ग हम कैसे लिए, आ बगलिया में 2 बिंदी चिपका देते हैं। अयोगवाह को लेकर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। अयोग, वैसे मूल स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अयोगवाह अगर हम जोड़ देंगे तो स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे होठ के आधार पर स्वरों के भेद। होठ के आधार पर स्वरों के भेद। इसके 2 भेद होते हैं, एक वृत्तमुखी
एक आवृतमुखी। होठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक वृत्तमुखी होता है, एक आवृतमुखी होता है। वृत्तमुखी स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 है। इनकी संख्या 4 है। ऊ, देखो मेरा इसका देखना, ऊ गोलाकार हो रहा है, वृत्ताकार रूप में आ रहा है। ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, दोनों ये 4 हैं, चारों ये वृत्तमुखी होते हैं। वहीं आवृतमुखी अगर हम देखें स्वरों की संख्या, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या टोटल 6 है। आ, दीर्घा, ई, दीर्घी, ए, ऐ। इनकी संख्या 6 होती है। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है। आवृतमुखी स्वरों की संख्या 6 होती है। जीभ के आधार पे, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर ई, दीर्घी, ए, ऐ। ई आगे का भाग टच हो रहा है। ई, दीर्घी, ए, ऐ। मध्य स्वर, अब बीच का भाग स्पर्श करता है आपस में। इनकी संख्या केवल 1 है। आ, देखो मेरी जी बीच वाला भाग उठ रहा है ऊपर को। आ, ऐसे पश्च स्वर, इनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ आ, पीछे का भाग खुल रहा है, देखो एकदम लास्ट वाला भाग खुल रहा है। आ, उ, दीर्घ ओ, औ। इनकी संख्या 5 होती है। पश्च स्वरों की संख्या जिह्वा के आधार पर। अग्रस्वर, जिन स्वरों के आगे का भाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। ये तो याद करने के लिए लिखा गया है, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लिए हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, दीर्घी, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिसके उच्चारण में जीभ के मध्य या बीच का भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ आते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। होठ खुलने के आधार पर स्वरों के भेद हो गए। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद हो गए। अब पूरा मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद हम देखेंगे। इनके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विवृत विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर, अर्धसमवृत स्वर। इसको तो हम ऐसे, मेरे पास एक ट्रिक है, विवृत स्वर और अर्धविवृत समवृत स्वर को जानने के लिए। अर्धविवृत स्वर में जिसमें वृद्ध संधि आ जाए, वृद्ध संधि जिसमें आ जाए वो सदैव अर्धविवृत स्वर माने जाएंगे। और अर्ध समवृत स्वर में जिसमें गुण संधि आ जाए वो सदैव अर्ध समवृत स्वर माने जाएंगे। इसको हम पढ़ेंगे पूरा अभी। विवृत स्वर, सबसे पहले हमारा विवृत स्वर आ जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का भाग पूर्ण रूप से खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का भाग पूर्ण रूप से खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए, ओ नहीं, औ आते हैं। समवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का लगभग भाग बंद रहता है उसे समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, दीर्घी, उ, दीर्घ आते हैं। अर्ध समवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग बंद रहता है और आधा खुला रहता है उसे अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, औ।
अब यहाँ से हमारा आ जाता है, स्वर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। हमारा अब आ जाता है व्यंजन। व्यंजन हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है, कोई नहीं है, हम अपने मोबाइल नेट की वजह से ये वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं आप सभी को व्यंजन के साथ में, दूसरी वीडियो बनाते हैं झनाझन, और आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। हम भी रिवीजन करें, आप भी रिवीजन करें, ना हम टीचर हैं ना आप टीचर हैं, दोनों साथ साथ में रिवीजन करते हैं, बैक टू बैक रिवीजन। हिंदी का रिवीजन करेंगे, जीएस का भी रिवीजन करेंगे, हो सकेगा मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस साथ में आते हैं आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे